चंदनपुर गांव में चांदनी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति गोपाल, बेटा वंश और बेटी खुशी है। चांदनी और गोपाल दोनों बहुत गरीब थे और यह दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते हैं। गोपाल, मुझे लगता है कि अब खुशी की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। चांदनी, पूरे परिवार में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ हमने ही अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। गोपाल, तुमको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़े लिखें और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने सच बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार रही है। चांदनी, हमारी मजबूरी के लिए सिर्फ खुशी को ही क्यों झेलना है? गोपाल, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। वंश को पढ़ाते हैं और खुशी की शादी कर देंगे। और क्या चांदनी ठीक है? जैसा आपको ठीक लगे। गोपाल अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनी राम अपनी दुकान पर बैठा था। तभी उसके पास वंश अपने दोस्त अमित के साथ आया। धनी राम, आओ आओ, ये धनी राम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? वंश, चाचा खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। धनी राम मन में, आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह, अब मज़ा आएगा। और धनी राम इसलिए ही तो यहाँ बैठा है ताकि ऐसे मुर्गे काट सके। वंश, क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्करा क्यों रहे हैं? धनी राम, क्या हुआ? अरे हाँ हाँ, मैं बेचने से ज़्यादा खरीदने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खरीदता हूँ। बताओ बताओ क्या लाए हो? वंश, मेरे पास एक सोने की चैन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। धनी राम, चैन ये कहाँ से लाए हो? वंश, आप सवाल बहुत पूछते हैं, अब जल्दी से मुझे इनके पैसे दो और मुझे मेरी माँ ने दी है। धनी राम, ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करता है कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ इसका वजन पता चलेगा और मैं तुमको पैसे दे दूँगा। वंश, ठीक है, आप कुछ भी करो, लेकिन मुझे जल्दी से माँ के लिए दवाई लेनी है और एक साड़ी भी खरीदनी है। धनी राम, रुको भाई, कोई लोहा बेचने नहीं आए हो, तुम यहाँ सोना बेच रहे हो। तनिक समय तो लगेगा, अगर गलत तोल दिया तो कहोगे फिरोगे हमने ये क्या कर दिया, हमने वो क्या कर दिया, या तुमने बेईमानी कर दी। सुनार दोनों को भारी सामान तोलने वाले कांटे के पास लेकर गया। धनी राम, मैं इसको अब तोल देता हूँ। धनी राम ने चैन को एक पलड़े में रखा, दूसरे तरफ वजन भी नहीं रखा था, फिर भी दोनों पलड़े बराबर हो गए। धनी राम ने अजीब सा मुंह बना लिया। वंश, क्या हुआ? धनी राम, ये सोने की चैन नहीं है। वंश, आप ध्यान से देखिए, ये सोने की है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा, इसका अर्थ ये है कि अब ये समाप्त हो गई है। वंश, सोना भी समाप्त होता है? धनी राम, हाँ, जो भी चीज़ बनी है उसको ख़त्म होना ही है, लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, वैसे ये मेरी किसी काम की नहीं है। वंश, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वजन कम हो जाता है। धनी राम, तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। वंश, ठीक है धनी राम, मन में इसका मतलब मेरे पास से सीधे पड़ गए, बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। धनी राम ने 25,000 का माल 100 रुपये में खरीद लिया। वंश और अमित दोनों दुखी मन से घर चले गए, लेकिन वंश इस बारे में ज़्यादा सोच रहा था। वंश, पिताजी, वो सोने की चैन जो सुनार को बेचने
के लिए दी थी उसका तो सोना खत्म हो गया। सुनार ने इसके लिए मुझे 100 रुपये दिए। गोपाल, क्या वो बेईमान धनी राम पूरी सोने की चैन ठग गया। इससे सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं। वंश, चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। गोपाल, नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की लेकिन बिना सबूत के कोई फ़ायदा नहीं। वो बेईमान धनीराम बच निकलता है। वंश मन में, इसको कभी न कभी तो सबक सिखाऊंगा। अगले सुबह को वंश के पिता ने उसको कहा, गोपाल, वंश, मैं आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। वंश, पापा, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे। गोपाल, तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने धनीराम के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, हम वो वापस लाकर खुशी की शादी करा देंगे। वंश, लेकिन पापा, वो बेईमान है और आपने माँ के गहने। चांदनी बेटा, कोई और चारा नहीं था, तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना। वंश, ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशी की कॉलेज ना सही हो तो कम से कम घर से पढ़ने दीजिए। चांदनी, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, हम चांदनी को घर से ही पढ़ाएंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे। वंश शहर में पढ़ने चला गया और उसने खुशी का प्राइवेट दाखिला करा दिया। जब भी वंश घर आता, खुशी के लिए किताबें और पत्रिकाएं लेकर आता। खुशी की तैयारी भी सही से चल रही थी। कुछ साल बाद गोपाल और चांदनी खेत में काम कर रहे थे। गोपाल, हमारे पास कुछ पैसे आ गए, अब हमें धनीराम से गहने छुड़ा लेने चाहिए। चांदनी, हाँ, हम आज ही धनीराम के पास चलते हैं क्योंकि कुछ दिनों में खुशी की शादी है। गोपाल, हाँ। चांदनी, धनीराम बहुत ही बेईमान आदमी है। अब उसकी बेईमानी के किस्से सब तरह मशहूर हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो हमारे गहने बदल कर नकली ना दे दें, क्योंकि गांव के बहुत लोगों के साथ वो ऐसा कर चुका है। गोपाल, तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो, वो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके धनीराम के पास जाते हैं। धनीराम, आइए आइए और बताइए आज क्या बेचने आए हो। गोपाल, धनीराम, मैंने तुम्हारे यहाँ अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे थे, मैं वही लेने आया हूँ। धनीराम मन में, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि कोई अपना सामान वापस लेने आया है। गोपाल, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या धनीराम। धनीराम, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे गहने याद नहीं कि तुमने कौन कौन से गहने गिरवी रखे थे। चांदनी, गहने दिखा दो, मैं अपने गहने पहचान लूँगी। धनीराम, मेरे पास कोई गहने नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी और के गहने तुम्हें दिखा सकता हूँ। और हाँ, इतने वर्षों में बहुत ज़्यादा ब्याज हो गया होगा जो तुम चुका नहीं पाओगे, चलो यहाँ से जाओ। गोपाल, धनीराम, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब पिता हूँ और तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी की शादी है, तुम मुझे गहने वापस कर दो। धनीराम, चलो यहाँ से जाओ, मेरे पास कोई गहने नहीं है, एक बार कह दिया समझ में नहीं आता क्या। गोपाल, मैं गरीब बाप हूँ, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। धनीराम, हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की भी शादी है। धनीराम ने गोपाल और चांदनी को बिना गहने दिए ही भगा दिया। पूरे गांव धनीराम से बहुत परेशान था, उसने सभी लोगों के साथ धोखा किया था। गोपाल, अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बेईमान सेठ को हम गरीबों को लूट कर क्या सुकून मिलता है। चांदनी, परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे, हमारा सही समय भी आएगा और इस सेठ को सबक भी मिलेगा। धनीराम अपनी बेटी के विवाह से एक दिन पहले सारे गांव वालों को दावत पर बुलाता है।
सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी वहाँ 3 गाड़ियाँ आकर रुकी। सभी हैरान हो गए। धनीराम, कौन आया, कौन है? सामने कुछ पुलिस वाले और अधिकारी थे, जिसमें वंश भी था। धनीराम, अरे वंश बेटा, तुम इतनी सारी पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो पुलिस वाले तुमको पकड़ कर ले जा रहे हैं? वंश, धनीराम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर और मुझे साहब कहकर बोल, क्योंकि मैं एक आयकर विभाग अधिकारी हूँ। धनीराम, क्या तुम ये सब? वंश, तूने मेरे बाप के साथ ना जाने कितनों को ठगा है। मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। धनीराम, देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। वंश, मैं तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि कानून के बारे में तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे सारे काले चिट्ठों का हिसाब होगा। धनीराम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा और सभी का धन वापस कर दूँगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। टीम के सदस्यों ने धनीराम के घर और उसके दुकान पर छापा मारा, जिससे बहुत सारा अवैध धन पाया गया। गांव वालों का धन उन्हें लौटा दिया गया। वंश ने धनीराम की बेटी की शादी करवाई, फिर अपनी बहन की शादी भी धूमधाम से करा दी। धनीराम को सबक मिल चुका था। ये तो आपने सुना ही होगा, जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलम की ताकत से अन्याय को हराया जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू सो मच।